विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा अध्ययन किए, उसके बाद भौतिक विज्ञान के बारे में समझा। उससे अगला टॉपिक था अपना वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि कोई भी जो नियम हम लोग अध्ययन करते हैं उस नियम को बनाने में कौन कौन से पद स्टेप फॉलो करते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब अगला अपना है, एक लाइन है, विज्ञान सदैव गतिशील है और विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। यहाँ पर कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पत्थर की लकीर हो, अर्थात सभी में बदलाव किया जा सकता है। जितने नियम हम लोग पढ़ते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सदैव सत्य ही रहेंगे। आगे खोज हो किया जाए उसमें भी कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है या लाए जा चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश के बारे में प्रारंभिक धारणा क्या थी? प्रकाश किस तरीके से चलता है? सरल रेखा में या तरंग रूप में चलता है, ये धारणा थी प्रारंभ में। लेकिन बाद में जब साइंटिस्टों ने खोज किया तब ये पाया कि प्रकाश में कण का भी गुण पाया जाता है, अर्थात कणीय प्रकृति होती है। तो जो पहले धारणा थी प्रकाश तरंग स्वरूप में होता है, धारणा क्या हुई? बदल गई। या दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्रारंभ में क्या धारणा थी कि पृथ्वी केंद्र में होता है और पृथ्वी के चारों ओर जो दूसरे सूर्य या अन्य ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अपना ज्ञान बढ़ता गया, वैज्ञानिक खोज करते गए, तो उन्होंने जो है ये पता लगाया कि पृथ्वी केंद्र में न होकर सूर्य केंद्र में होता है और उसके चारों और जितने भी ग्रह हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर काटती है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं दिन या रात होता है। तो यहाँ तक कि ये कहा जाए विज्ञान में बहुत विषम स्थिति थी, जिसने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसको फांसी की सज़ा हो गई थी। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में पहले से चला आ रहा था कि पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है ये जान सकते हैं कि जितने भी नियम हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सदैव सत्य ही बने रहें, क्योंकि जैसे जैसे अपनी जानकारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे नियम में भी परिवर्तन आएंगे। एक छोटी सी कहानी है, कहानी हम के रूप में समझ सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे, कुछ लोगों का ग्रुप था, वो ग्रुप में से एक व्यक्ति गया और उसने जो है क्या किया, हाथी के जो पाँव है, पाँव पर जो है हाथ लगाया। सभी जो है एक तरह से कह लो अंधे थे, अंधों का ग्रुप था, वो गए हाथी के पाँव पर, एक हाथी के पाँव पर हाथ लगाया। तो उसने आकर क्या बताया कि हाथी कैसा होता है? खंबे के समान लंबा होता है। दूसरा गया, दूसरे ने क्या किया, उसके पीठ पर हाथ लगाया। तो पीठ पर जब हाथ लगाया था ऐसे, तो उसने आके क्या बताया कि हाथी जो है पहाड़ के तरीके होता है।
फिर तीसरा गया, तीसरे ने हाथी के कान पर हाथ लगाया, तब वो आकर क्या बताता है कि हाथी सूप के आकार का होता है, सूप जैसे पतला होता है उस तरीके से सूप के आकार। तो वही अपनी भी स्थिति है, वैज्ञानिक खोज करते हैं, उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है या उनके समक्ष जो मिलता है उसके आधार पर वो नियम बनाते हैं, अपना धारणा देते हैं। लेकिन दूसरा जो है क्या करता है, दूसरा आया वो और दूसरी दृष्टि से अध्ययन किया तो उसको कुछ और मिला। इस तरीके से क्या होता है, विज्ञान ऐसा है कि जो भी कोई भी नियम है वो एक तरह से नहीं है कि वो सदैव सत्य बना रहे। जैसे जैसे अपना नॉलेज बढ़ता जाएगा हम उसमें भी सुधार कर सकते हैं, या उसमें जो है हम कहा जाए कुछ नया जोड़ सकते हैं। इसीलिए ये लाइन लिखा है, विज्ञान सदैव गतिशील है और विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। अब हम लोग भौतिकी में हम अध्ययन क्या करते हैं, भौतिकी में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। और अगर हम बात करें अपनी, तो प्रकृति में हम सभी जो है इसी प्रकृति से पैदा हुए हैं और इसी प्रकृति को इस छोटे से दिमाग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रकृति इतनी बड़ी है कि उसको हम समझ नहीं पाते हैं और फिर जो है हम इसी प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। और यहाँ तक कि इसमें जो है आपको पता होना चाहिए, जो भौतिक अगर बात करें, भौतिक विज्ञान के दो महान साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टीन, इनके जो कथन हैं उनके कथनों में या उनके नियमों में भी कई बदलाव किए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य है, कभी उसमें जो है बदलाव नहीं किया जा सकता। नहीं, समय समय पर जैसे जैसे अध्ययन किया गया उसमें भी क्या किया गया, उसमें भी सुधार किया गया। जैसे न्यूटन ने, हम लोग 11वीं कक्षा में ही पढ़ेंगे, न्यूटन ने ध्वनि का वेग मापा। ध्वनि का वेग जब मापा तब उन्होंने बताया ध्वनि का वेग 280 मीटर पर सेकेंड। तो जबकि प्रयोगों द्वारा ये देखा गया ये 280 नहीं 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो उसमें भी उनका जो सूत्र उन्होंने दिया था उस सूत्र में परिवर्तन किया गया, जिसको हम लोग लाप्लास संशोधन के नाम से 11वीं क्लास में ही अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से चाहे न्यूटन की बात करें या साइंटिस्ट जो है आइंस्टीन की बात करें, दोनों हाँ महान वैज्ञानिक हैं, लेकिन जो है इनके दिए गए नियमों में भी संशोधन किए गए हैं और संशोधन किए जा सकते हैं। फिर हम लोग भौतिकी में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम किस तरफ ज़्यादा जोर देते हैं, या कहा जाए कोई भी विषय पढ़ने का एक नियम होता है। तो भौतिकी में क्या नियम है या भौतिकी को समझने के लिए हम विशेष जोर किस तरफ देते हैं, तो हम देखेंगे भौतिकी के कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। भौतिकी के कार्य क्षेत्र विस्तार। जो भौतिकी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम किस पर जोर देते हैं, हम दो बिंदुओं पर जोर देते हैं। नंबर 1,
एकीकरण, नंबर 2 न्यूनीकरण। ये 2 बिंदु हैं जिन पर हम जोर देते हैं भौतिकी का अध्ययन करने के लिए। मतलब इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से ही हम भौतिकी को समझने का प्रयत्न करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एकीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। एकीकरण, जैसे हम लोग बहुत सारे नियम भौतिकी में पढ़ते हैं। भौतिकी मतलब है क्या, हम लोगों ने देखा जो परिभाषा में, भौतिकी क्या है, जो नियमों के बारे में समझाता है। अर्थात जो प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें कुछ न कुछ नियम लगते हैं। उन नियमों का हम कहाँ पर अध्ययन करते हैं, भौतिकी में अध्ययन करते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारी हजारों लाखों घटनाएं घटित हो रही हैं, तो अगर उनसे हर एक घटना से हम एक नियम बनाते जाएं तो ऐसे हमारे सामने क्या हो जाएगा, हजारों लाखों की संख्या में नियम हो जाएंगे। और हजारों लाखों की संख्या में नियमों को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी हम उन घटनाओं को क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम भौतिकी में ये अपना इस तरफ दिमाग केंद्रित करते हैं कि हम क्या करें कि एक ऐसा नियम बनाने का प्रयत्न करें जिससे सभी नियमों को समझा जा सके। यही क्या कहलाता है, एकीकरण। मतलब कम से कम नियम के द्वारा प्रकृति में जो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी घटनाओं को समझने का प्रयत्न करना ही क्या कहलाता है, एकीकरण। अब जैसे हम कुछ घटनाओं का नाम ले रहे हैं। पृथ्वी पर सेब का गिरना, सेब पेड़ से लगा हुआ है, अगर वो टूटता है तो सदैव जो है वो नीचे ही आता है, ऊपर तो जाता नहीं है। ये एक घटना हो गया। या दूसरी घटना की बात करें, पृथ्वी के परितः ग्रहों की गति, पृथ्वी के परितः ग्रहों की गति। या यहाँ पर देखिए, अभी जो है ये पुरानी अवधारणा हो गई, पृथ्वी नहीं, इसको कहेंगे हम सूर्य के परितः। सूर्य के परितः ग्रहों, क्योंकि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी पर सेब का गिरना, सूर्य के परितः ग्रहों की गति, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, बारिश की बूंदों का नीचे गिरना, मतलब ऐसे कहा जाए सैकड़ों हजारों घटनाएं हैं। अब इन सभी घटनाओं को समझने के लिए हमने एक नियम केवल लिया, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण।
इन सभी घटनाओं को समझने के लिए हम केवल एक नियम, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस नियम के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। पृथ्वी पर सेब क्यों गिरता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, सेब को गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है, जिसके कारण सेब नीचे की ओर आता है। या सूर्य के परितः ग्रहों की गति, सूर्य केंद्र में होता है और उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। अब ये ग्रह ऐसे चक्कर क्यों लगा रहे हैं? वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में। इनको तो जो है इधर चले जाना चाहिए, तो इनके बीच में क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये बल क्या करता है? इसको जो है इस वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखा हुआ है। ठीक ऐसे ही पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गतिमान है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उसमें भी बल कार्य करते हैं। वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर कूलाम का नियम लगता है, आवेशों के बीच बल कार्य करता है। तो ऐसे ही जो है हम अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं बहुत सारी घटना, जैसे 3 घटना यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, इनको समझने के लिए एक नियम। ऐसे ही हमने क्या किया, जो हजारों लाखों की संख्या में नियम न बना करके, सभी घटनाओं के लिए अलग अलग नियम न बना करके, एक नियम के द्वारा हजारों की संख्या में घटनाओं या सैकड़ों की संख्या में घटनाओं को समझाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? एकीकरण। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है 100 की संख्या में रहेंगे नियम, तो उनको हम आसानी के साथ याद कर सकते हैं, लेकिन वही हजारों लाखों की संख्या में हो जाएंगे तो उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास सैकड़ों नियम हैं, उनको याद कर लेंगे तब भी हम सारी घटनाओं को समझ सकते हैं। तो एकीकरण हमारा भौतिकी में पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है, एकीकरण। और अब भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि ये जो सैकड़ों नियम हैं, सैकड़ों नियम पढ़ने पड़ते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। अब वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा एक नियम बनाया जाए जिसके द्वारा सभी घटनाओं की, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी घटनाओं को समझाया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया जा सका है। मतलब अभी अपने हाथ कोई ऐसी चाबी नहीं लगी है जिसके द्वारा हम इन एक चाबी के द्वारा या एक नियम के द्वारा सभी जो है घटनाओं को समझ सके। तो एकीकरण का अर्थ समझ में आ गया है यहाँ पे कि जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को कम से कम नियमों के द्वारा समझने का जो प्रयत्न किया जाता है फिजिक्स में, वही क्या कहलाता है? एकीकरण। उसके बाद दूसरा है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण क्या होता है? प्रकृति में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में कई नियम लगते हैं। मतलब एक ही घटना में कई नियम लगते हैं। अब उनको अगर एक ही घटना है लेकिन एक साथ उनको अध्ययन अगर करने की बात हो तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हम उनको क्या करते हैं, उस घटना को या उस निकाय को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे भागों में तोड़कर जब अध्ययन किया जाता है तो यही क्या कहलाता है? न्यूनीकरण। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात लें, उदाहरण के लिए लें तो हम ये कह सकते हैं पावर हाउस। पावर हाउस
से विद्युत का उत्पादन होता है। उसमें विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से होता है, तो उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, हम वहाँ पर जो कोयला होता है, कोयले को जलाते हैं। कोयला जलने के बाद वो क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न किया, यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद फिर क्या करते हैं, पानी को हम गर्म किए, पानी गर्म होता है, पानी गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, इस ऊष्मा का हमने उपयोग किया पानी गर्म करने में। पानी गर्म हुआ, यहाँ से भाप बना। अब क्या हुआ, भाप वो फैल गया, फैला, फिर इसको भाप को हम क्या करते हैं, एक नोजल के द्वारा हम इसको किस पर, टरबाइन पर डालते हैं। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के पंखे पर जब ये भाप तेजी के साथ पहुंचता है तो उस टरबाइन को क्या करेगा, ये घुमाता है। टरबाइन जब घूमेगा उससे सॉफ्ट से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कॉइलिंग करते हैं और उसके चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं, मैग्नेट, चुंबक। और जब चुंबक के अंदर कॉइल घूमता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये जो है विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाता है और इसको हम ले जाकर बल्ब से जोड़ दें तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर क्या किए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जो रासायनिक, कोयले में कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला गया, ऊष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला गया। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ तक तो जो है हम किस में पढ़ते हैं, ये सारा हमारा ऊष्मा गतिकी का जो सिद्धांत होता है या ऊष्मा गतिकी के जो नियम हैं, उन नियमों के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। ऊष्मा गतिकी के नियम, फिर उसके बाद यहाँ पर ये घूम रहा है तो यहाँ पर क्या, यांत्रिक आ जाता है, मैकेनिकल, यांत्रिकी के नियम लग जाते हैं। ऊष्मा गतिकी का नियम यहाँ पर कार्य करता है, फिर यांत्रिकी का नियम कार्य करता है, फिर उसके बाद आगे जो है यहाँ पर चुंबक है, चुंबक के अंदर कॉइल घूम रहा है, प्रेरण का नियम लगता है तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब देखिए घटना तो सिर्फ एक है, पावर हाउस से विद्युत का बनना, लेकिन इसमें हमको जो है ऊष्मा गतिकी का नियम, यांत्रिकी के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इन सभी नियमों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर जाके हम इस घटना को पावर हाउस में विद्युत का उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जब इसको हमने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर समझने का प्रयास किया तो आसानी के साथ हम इसको समझ लिए, लेकिन वही एक साथ अगर हम पढ़ते तब हम जो है उसको नहीं समझ पाते। मतलब इनको क्या किया गया, छोटे छोटे भागों में ऊष्मागतिकी के नियम अध्ययन किए, यांत्रिकी के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फिर इस पूरी प्रक्रिया को हम आसानी के साथ समझ लिए। तो यही छोटे छोटे भागों में तोड़कर किसी बड़े निकाय का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, न्यूनीकरण।
तो हमारा भौतिकी में भौतिकी का बृहद या गहन अध्ययन में हम दो बातों पर जोर देते हैं। पहला हमारा है एकीकरण पर, दूसरा है न्यूनीकरण पर। फिर अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान में पढ़ते क्या हैं या इसका क्षेत्र विस्तार क्या है, विस्तार की बात कर रहे हैं, तो विस्तार में जो है कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको बेसिक जानकारी दे दें, यहाँ पर हम एक सूक्ष्म आकार इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ करके हम पूरे ब्रह्मांड तक का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं और ब्रह्मांड से बड़ी चीज़ जो संभव ही नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन से छोटी और ब्रह्मांड से बड़ी चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं। इनके बीच की जो साइज है उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। अगर दूरी की बात करें, दूरी इलेक्ट्रॉन की लंबाई कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की दूरी या लंबाई कह लो, इलेक्ट्रॉन की लंबाई कितनी होती है, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। और ब्रह्मांड की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई होती है 10⁻26 मीटर। अब इन दोनों का अगर हम जो गैप है तो गैप देखते हैं, तो ये समथिंग आता है 41 मीटर, मतलब 10⁻41 मीटर। इस रेंज में हम पूरा भौतिकी में अध्ययन करते हैं। और अगर हम द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान में क्या होता है, द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 10⁻31 किलोग्राम। और विश्व का जो द्रव्यमान है ब्रह्मांड का, इसका माना गया है 10⁻55 किलोग्राम। अर्थात कम से कम द्रव्यमान हम 10⁻31 किलोग्राम और अधिक से अधिक द्रव्यमान 10⁻55 किलोग्राम का अध्ययन करते हैं। फिर समय की बात करें तो समय अपना आता है ये 10⁻22 सेकेंड। ये समय क्या होता है, जो प्रकाश है, प्रकाश एक मिलीमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है, 10⁻22 सेकेंड लेती है। और फिर बात करें अगर जो अपना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या होता है, फैलता है और सिकुड़ता है। तो ये एक बार फैलने और सिकुड़ने में कितना समय लेता है, तो 10⁻18 सेकेंड लेता है। तो हम इस रेंज में ही पूरे फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। ये अपना विस्तार होता है। ये एक तरह से जो भौतिकी की सीमा हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रारंभ करके इस लंबाई तक का अध्ययन करते हैं। इस द्रव्यमान से प्रारंभ, कम से कम द्रव्यमान इतना का अध्ययन करते हैं, अधिक से अधिक द्रव्यमान कितना अध्ययन करेंगे, इतने किलोग्राम का। और समय का कम से कम समय 10⁻22 सेकेंड और अधिक से अधिक सेकेंड कितना, 10⁻18 सेकेंड का अध्ययन करते हैं।